नमस्कार सभी को। मैं शिव सिंह यादव, टीजीटी हिंदी, जवाहर नवोदय विद्यालय करनाल। इस वीडियो में मैं आपको क्षितिज भाग 1 हरिशंकर परसाई का पाठ है प्रेमचंद के फटे जूते, इसकी व्याख्या करूँगा। पाठ की संपूर्ण व्याख्या होगी, साथ ही साथ कुछ नए बिंदु जोड़ने का मैं प्रयास करूँगा जिससे कि आपको पाठ को समझने में आसानी हो। लेकिन शर्त यह है कि आपको भी धैर्य के साथ इस वीडियो को सुनना होगा। हरिशंकर परसाई, जिनका जन्म 1922 मध्य प्रदेश में हुआ था, होशंगाबाद जिले, ये बुंदेलखंड क्षेत्र में आता है, मध्य प्रदेश के हिस्से में। नागपुर विश्वविद्यालय से अपनी उच्च शिक्षा प्राप्त करके स्वतंत्र लेखन करने लगे। जबलपुर से प्रकाशित वसुधा पत्रिका जो निकलती थी उसका उन्होंने संपादन किया। उनकी व्यंग्य रचनाएं आप देख रहे हैं कि बहुत सी हैं, लेकिन हम बात करेंगे उन्होंने भारतीय जीवन के पाखंड, भ्रष्टाचार, अंतर्विरोध, बेईमानी आदि पर जो व्यंग्य लिखे हैं, शोषण के विरुद्ध जो उन्होंने साहित्य को अपना हथियार बनाया है, जिससे कि समाज में परिवर्तन पैदा हो, परिवर्तन की चेतना पैदा हो। सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक पाखंड पर लिखे उनके व्यंग्य बहुत ही समाज में सराहे गए और ये मानक बन गए। इस पाठ में आप प्रेमचंद के फटे जूते शीर्षक से जो उन्होंने निबंध लिखा है, इसमें उन्होंने प्रेमचंद के व्यक्तित्व की सादगी के साथ साथ जो प्रेमचंद जैसे एक बड़े व्यक्तित्व का जो रचनाकार की अंतर्वेदी दृष्टि है, सामाजिक दृष्टि है, उसका विवेचन किया है। और समाज की जो दिखावे की प्रवृत्ति है, जो अवसरवादिता की प्रवृत्ति है, उस पर प्रेमचंद के माध्यम से व्यंग्य किया है। कहानी का जो इस व्यंग्य लेख का मुख्य विषय बनता है वह है प्रेमचंद जी का एक फ़ोटो, जिसमें वो अपने परिवार के साथ, अपनी पत्नी के साथ वो फ़ोटो खिंचाते हैं और उस फोटो में उनका एक जूता फटा हुआ है जिससे पैर की उंगली बाहर दिखाई दे रही है। व्यंग्य का केंद्र बिंदु इसी जूते को बनाते हैं परसाई जी, और उसका जो केंद्र है, उसका जो लक्ष्य है, वो समाज को तय करते हैं। प्रेमचंद का एक चित्र मेरे सामने है, पत्नी के साथ फ़ोटो खिंचा रहे हैं, सिर पर किसी मोटे कपड़े की, जो आज़ादी के समय गांधीवादी जो गांधी आंदोलन चला जिसमें खादी को आधार बनाया गया, तो खादी की जो मोटा खादी है जो हाथ से बुनी गई है उसकी वो टोपी थी। कुर्ता और धोती पहने हैं, कनपटी, कान के पास का हिस्सा उनका चिपका हुआ है, गालों की हड्डियां उभर आई हैं और उस पर जो उनकी घनी मूछें हैं, घनी और बड़ी मूछें हैं, वो उनकी जो हड्डियां, उभरी हुई हड्डियां हैं, उसको ढकने का काम करती हैं, जिससे कि चेहरा थोड़ा सा हरा भरा बना रहा है, यानी स्वस्थ दिखें वो। ये पहली 3 पंक्तियों में लेखक ने प्रेमचंद जी का जो शब्द चित्र खींचा, शब्दों के माध्यम से उनका फ़ोटो बनाने का प्रयास किया। पैरों में उनके कैनवस के जूते हैं, कपड़े के जूते, जो स्पोर्ट्स शूज जो आते हैं, जिनके बंद बेतरतीब बंधे हैं, बेढंग से बंधे हुए हैं। बंद मीन्स फीते। और उस समय क्या होता था कि जो फीते थे, उनके जो सिरे थे, उसमें लोहे की एक पतरी लगी रहती थी और वो अक्सर खुल जाया करती थी, और जो बंद के किनारे हैं वो खुल जाते थे, और फिर जूते के छेद में फीता डालना बहुत ही मुश्किल होता था। प्रेमचंद जी जैसे व्यक्ति के पास इतना समय नहीं है, इतनी उनके अंदर ये भाव नहीं है कि वो जूतों पर, पहनावे पर बहुत अधिक ध्यान दें, इसलिए वो किसी भी तरीके से उसे बांध लेते थे। यानी जूते को बांधने का उद्देश्य ये था कि पैर पर वो टिका रहे। तो इस तरह से उनका दाहिने पैर का जो जूता है वह तो कुछ ठीक है, लेकिन मगर बाएं जूते में बड़ा छेद हो गया है, बड़ा सा छेद हो गया है, जिससे उंगली बाहर निकल आई है। ये आपको ध्यान देना है कि उनके दाहिने पैर का जूता ठीक है, लेकिन बाएं पैर के जूते में एक बड़ा सा छेद हो गया है, जिससे उनके पैर की उंगली बाहर निकल आई है। हरिशंकर परसाई जी कहते हैं कि मेरी दृष्टि इस जूते पर अटक गई, यानी ध्यान वहाँ चला गया कि फ़ोटो खिंचाने की अगर यह पोशाक है इनकी, तो सामान्य दिनों में, सामान्य दिनचर्या में और बाहर कहीं जाते हैं समाज में, तो पहनने की कैसी रही होगी।
वो ये भी सोचते हैं कि नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं हो सकती, अर्थात इसमें पोशाकें बदलने का गुण नहीं है, यह जैसा है वैसा ही फोटो में खिंच जाता है। अर्थात प्रेमचंद यथार्थवादी जीवन जीते हैं, बनावटी जीवन नहीं है। उनके पास ना तो इतने अवसर हैं ना समय है कि वो अपने पहनावे ओढ़ने पर ध्यान दें या पहनावे के आधार पर समाज में अपना एक अच्छा व्यक्तित्व दिखाने की कोशिश करें। समाज के वो यथार्थवादी रचनाकार हैं, वो जैसे निजी जीवन में हैं वैसे ही सामाजिक जीवन में हैं। ये उनका दृष्टिकोण है, ये उनके जूते फटे या कपड़े फटे हुए नहीं हैं, ये उनका नज़रिया है। लेखक कहते हैं कि इसमें पोशाकें बदलने यानी अपने चेहरे में बनावटी रूप लाने का गुण नहीं है। वो बार बार अपना चेहरा नहीं बदलते कि वो समाज में दिखाने के लिए अलग अलग रखें। मैं चेहरे की तरफ देखता हूँ, क्या तुम्हें मालूम है मेरे साहित्यिक पुरखे कि तुम्हारा जूता फट गया है और अंगुली बाहर दिख रही है, क्या तुम्हें इसका जरा भी एहसास नहीं, जरा भी लज्जा, संकोच या झेप नहीं है? क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि अगर धोती का किनारा जो पहने हुए हैं थोड़ा सा खींच लेते और जूते के ऊपर रख लेते तो कम से कम फ़ोटो खिंचाते समय वो फटा हुआ जूता तो नहीं दिखाई देता, लेकिन तुमने उतना भी ध्यान नहीं दिया। यानी जो एक फोटोजेनिक चेहरा लाने की या उसका सेंस नहीं है मतलब कि तुम करना ही नहीं चाहते हो। लेकिन इसी बीच शायद जो तुम्हारे चेहरे पर बड़ी बेपरवाही और एक विश्वास झलक रहा है, यानी तुमने इस चीज़ की परवाह नहीं की और फोटोग्राफर ने रेडी प्लीज कहा होगा और तब परंपरा के अनुसार तुमने अंदर से मुस्कान लाने की कोशिश की होगी चेहरे पर, लेकिन अंदर तो कहीं न कहीं समाज का जो दर्द भरा हुआ है, उस दर्द के कुएं में पड़ी हुई मुस्कान को धीरे धीरे खींचकर जब तुम ऊपर लाने की कोशिश कर रहे होगे, इसी बीच फोटोग्राफर ने फ़ोटो क्लिक कर दी और थैंक यू बोल दिया। विचित्र है ये आधी अधूरी मुस्कान, ये मुस्कान नहीं, ये तो उपहास है, ये व्यंग है समाज पर। यानी ये जो आधी अधूरी तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट दिखाई दे रही है, ये तुम्हारे अंदर कोई आत्मग्लानि या फोटो में अच्छा जूता ना पहनने की कोई पीड़ा नहीं है, यह तो समाज पर क्या है, उपहास है, व्यंग कर रहे हो तुम दूसरों पर। ये कैसा आदमी है जो खुद तो फटे जूते पहने हुए है, फोटो खिंचा रहा है और किसी पर हंस भी रहा है, यानी ये दूसरों पर हंस रहा है। परसाई जी ऐसा सवाल करते हैं, फ़ोटो ही खिंचाना था तो ठीक जूते पहन लेते या ना खिंचाते, फ़ोटो ना खिंचाने से क्या बिगड़ता। शायद पत्नी का आग्रह रहा होगा, बहुत दिनों से पत्नी कह रही होंगी कि एक फ़ोटो खिंचानी है साथ में। उस समय फ़ोटोग्राफ़र के यहाँ जाकर के स्टूडियो में ही फ़ोटो खिंचाना संभव था। आज तो हमारे पास मोबाइल कैमरे इतने हैं और इतनी क्वालिटी के हैं कि हम किसी भी समय सेल्फ़ी या फ़ोटो ले सकते हैं। उस समय ऐसी स्थितियाँ नहीं थी, लगभग एक सदी पहले के समाज की बात हो रही है। तो वो कह रहे हैं कि पत्नी ने विशेष आग्रह किया होगा और आज कहा होगा कि नहीं, आज तो आपको चलना ही पड़ेगा। तो आपने कहा होगा कि ठीक है, अच्छा चल भाई कहकर बैठ गए होंगे। मगर ये कितनी बड़ी ट्रेजेडी है, ये दुख का विषय है कि आदमी के पास फ़ोटो खिंचाने को भी जूता ना हो। यानी पहनने के लिए या दैनिक प्रयोग के लिए तो बात अलग है, कम से कम फ़ोटो खिंचाते समय लोग उधार का ले लेते हैं, स्टूडियो वाले से ही ले लेते हैं। लेकिन मैं तुम्हारी ये फ़ोटो देखते देखते तुम्हारा क्लेश को, तुम्हारी उस पीड़ा को महसूस करके रो पड़ना चाहता हूँ। लेकिन तुम्हारी आंखों में जो ये तीखा दर्द भरा व्यंग है, जो चेहरे पर, प्रेमचंद के चेहरे पर जो एक व्यंग भरी मुस्कान है, वो परसाई जी को रोने से रोक देती है। क्यों रोक देती है? तुम फोटो का महत्व नहीं समझते होते तो किसी से फ़ोटो खिंचाने के लिए जूते मांग लेते कि आज भाई एक दिन के लिए मुझे जूते दे दो, मैं कम से कम फ़ोटो तो अच्छी खिंचा सकूं। अरे लोग तो मांगे के कोट से पहनने के लिए जो अच्छी ड्रेसेज हैं वो मांग करके वर दिखाई करते हैं। वर माने लड़का जिसकी शादी होने वाली है, उसको दिखाया करते हैं कि देखिए लड़की वाले आए हैं। तो हम उस दिन घर को और अपने आसपास की चीज़ों को बहुत अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं जिससे कि शादी तय हो जाए, शादी ब्याह। लोग मांगे की मोटर से बारात निकाल लेते हैं। यानी आज तो आपके पास गाड़ियां हायर करने के लिए बहुत से विकल्प उपलब्ध हैं। उस समय गिनी चुनी गाड़ियां होती थी और लोग अपने शान और सम्मान दिखाने के लिए अपने रिश्तेदारों, पड़ोसियों या लोगों से किसी तरह से व्यवहार निकाल करके और मोटर गाड़ी मांग लिया करते थे।
फ़ोटो खिंचाने के लिए तो लोग बीबी तक मांग ली जाती है कुछ समय के लिए कि भाभी जी आइए ज़रा हमारे साथ फ़ोटो खिंचा लीजिए। आज तो आपके पास इसके भी बहुत से विकल्प हैं कि आप सीधे फ़ोटो शूट उसमें जा कर के और किसी के साथ भी अपनी फ़ोटो जोड़ सकते हैं आसानी से। लेकिन तुमसे तो जूते ही मांगते नहीं बने। तुम फ़ोटो का महत्व नहीं जानते कि फ़ोटो आने वाले समय में लोग देखेंगे और फिर लोग क्या कहेंगे, किस तरह से उपहास उड़ाएंगे, इसके बारे में तुम्हें कोई चिंता नहीं है। लोग तो इत्र लगाकर, सेंट छिड़क करके फ़ोटो खिंचाते हैं जिससे कि फ़ोटो में भी खुशबू आ जाए। ये एक व्यंग है, ऐसा तो नहीं होता है। गंदे से गंदे आदमी की भी फ़ोटो में खुशबू देती है। आज तो ये संभव है कि आपका चेहरा, आपका कलर कैसा भी हो, लेकिन सेल्फी और ब्यूटी प्लस वगैरह के ऐप इस्तेमाल करके आप बहुत ही सुंदर दिख सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं हमारे अंदर की एक इच्छा होती है, आकांक्षा होती है कि हम अपने आप को बेस्ट दिखाने की कोशिश करते हैं। ये भाव हमारे सभी के मन में अधिकतर होता है। टोपी 8 आने में मिल जाती है और जूते उस ज़माने में भी 5 रुपए से कम क्या मिलते होंगे। यहाँ ध्यान देने की बात है कि जूता और टोपी का जो अनुपात रहा है वो सदियों से एक जैसा ही रहा है कि टोपी की कीमत कम और जूते की कीमत अधिक। एक जूते पर 2500 टोपियाँ न्यौछावर। और तुम भी जूते और टोपी के आनुपातिक मूल्य, जो रेशियो है, उसके मारे हुए हो। यहाँ आप एक प्रतीक रूप में भी है कि टोपी आत्मसम्मान का प्रतीक है, मान सम्मान का प्रतीक है, और जूता पद और पावर और प्रतिष्ठा, पद और पावर का प्रतीक है, प्रतिष्ठा का नहीं, पावर का, शक्ति का। और अक्सर ये देखा गया है कि जूते के सामने मान सम्मान घिसटता नज़र आता है या उसके सामने घुटने टेकते नज़र आता है, या जो जिनके पास पावर है, शक्ति है, पद है, वो अक्सर ऐसा इच्छा रखते हैं कि दूसरे के सम्मान को ठेस पहुंचाते हैं। लेकिन प्रेमचंद जैसे व्यक्तित्व हैं जो अपनी टोपी अर्थात सम्मान को बचाए रखने के लिए पद के आगे, पावर के आगे नहीं झुकते हैं और अपना सम्मान बरकरार रखने की कोशिश करते हैं। तो प्रेमचंद की टोपी सही सलामत थी, जूता फटा हुआ था। वो टोपी को महत्व दे रहे हैं, जूते को नहीं। यह विडंबना मुझे इतनी तीव्रता से पहले कभी नहीं चुभी जितनी आज चुभ रही है जब मैं तुम्हारा फटा जूता देख रहा हूँ। तुम महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक, जाने क्या क्या कहलाते थे, मगर फोटो में भी तुम्हारा जूता फटा हुआ है। यानी तुम एक तरह से सेलिब्रिटी थे हो, महान कथाकार, 300 से अधिक कहानियाँ प्रेमचंद ने लिखी हैं, समाज को दी हैं। उपन्यास सम्राट, गोदान जैसा सर्वश्रेष्ठ उपन्यास जो विश्व साहित्य की अमूल्य धरोहर है। तुम साहित्य जगत में युग प्रवर्तक हो, इतने बड़े बड़े विशेषण पद आपको दिए गए, फिर भी आपने इतना भी ख्याल नहीं रखा कि कम से कम अच्छे जूते के साथ एक फ़ोटो खिंचा लेते। आपका जूता फटा हुआ है। लेखक कहते हैं कि मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है, यूँ ऊपर से अच्छा दिखता है, अंगुली बाहर नहीं निकलती, पर अंगूठे के नीचे का तला फट गया है, अंगूठा ज़मीन से घिस जा रहा है, पैनी मिट्टी पर कभी कभी रगड़ खाकर लहूलुहान भी हो जाता है। हरिशंकर परसाई अपने जूते के बहाने समाज के उस वर्ग की बात रख रहे हैं कि जो अपने पैरों का तलवा तो घिसाए रहे, यानी अंदर से पीड़ित हैं, छिल रहे हैं। उनकी जो आत्मा है वो समाज की झंझावातों से, दुख दर्द से पीड़ित हो रही है, लेकिन फिर भी बाहर से अपने आप को शांति, अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को प्रसन्न दिखाने की कोशिश करते हैं और अपने आप को ये प्रदर्शित करते हैं कि सब कुछ ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। तो कह रहे हैं कि पूरा तला गिर जाएगा, पूरा पंजा छिल जाएगा, मगर अंगुली बाहर नहीं दिखेगी। ये समाज के बहुसंख्यक वर्ग की ऐसी सोच होती है। लेकिन तुम हो कि तुम्हारी उंगली दिख रही है पर पांव सुरक्षित है। तुम अंदर से पीड़ित नहीं हो, क्योंकि तुमने अपनी सारी पीड़ा अपनी रचनाओं में अपने समाज को दे दी। समाज को आईना दिखा दिया कि देखो तुम्हारा समाज ऐसा है। उनकी कहानियों को पढ़ करके आप देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। वो कह रहे हैं कि मेरी अंगुली ढकी है पर पंजा नीचे घिस रहा है। परसाई जी प्रेमचंद को कहते हैं क्योंकि तुम पर्दे का महत्व नहीं जानते। पर्दा सब कुछ, सारी कमियों को ढक लेता है, बाहर से अच्छा प्रदर्शित करता है। आप मकान के अंदर कुछ हो या ना हो, समस्याएं हो, घर के दरवाजे पर, ड्योढ़ी पर एक सुंदर पर्दा टांग दीजिए, लगेगा सब कुछ पर्दे के भीतर सब कुछ ठीक है।
तो समाज पर्दे पर कुर्बान हो रहा है, न्यौछावर हो रहा है, और तुम यथार्थवादी हो। तुम जैसे अंदर हो वैसे ही बाहर हो, कुछ भी छिपाने के लिए नहीं रखा। तुम फटा जूता बड़े ठाठ से पहने हो, मैं तो ऐसे नहीं पहन सकता। फोटो तो जिंदगी भर इस तरह नहीं खींचा हूँ, चाहे कोई जीवनी बिना फोटो के ही छाप दे। यानी कोई व्यक्ति, कोई लेखक अगर कहे कि आपकी जीवनी मुझे छापनी है, आपके बारे में लिखना है समाचार पत्र में, पत्रिका में, और आप मुझे एक अच्छी फ़ोटो दे दीजिए, तो इस तरह से फटे जूते वाली फ़ोटो तो मैं कदापि नहीं दे सकता। तुम्हारी ये व्यंग मुस्कान मेरे हौसले, उत्साह को पस्त कर देता है। क्या मतलब है ये आधी अधूरी मुस्कान का? यहाँ पर परसाई जी ने प्रेमचंद की कुछ रचनाओं का उल्लेख किया है, जिसमें उन्होंने पात्रों के माध्यम से समाज की पीड़ा को, दुख दर्द को महसूस किया है, और ये माना है कि यही पीड़ा प्रेमचंद ने स्वयं अनुभव की है, एक लेखक के लिए हैसियत से, और एक सामान्य आदमी की हैसियत से, एक जनता के प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्तित्व की हैसियत से। कौन सी रचनाएं हैं? उनकी सर्वश्रेष्ठ रचना गोदान उपन्यास, जिसका नायक होरी है। होरी एक किसान है, लेकिन उस समय की जो प्रशासनिक व्यवस्था है, उस समय की जो जमींदारी व्यवस्था है, उस स्थिति में वो पिस रहा है, और वो किसान से मजदूर बनने के लिए विवश हो जाता है। असमय बुढ़ापे की ओर चला जाता है, असमय मृत्यु की ओर चला जाता है। समाज का जो वर्ग उसे पीड़ित कर रहा होता है, जो उसे कर्जदार बनाता है, वही वर्ग उसके अंतिम क्षणों में गाय का दान भी मांग लेता है, कि जिससे कि उसकी आत्मा को मुक्ति मिल सके। यानी जीवित रहते ही भी उसे, उन लोगों से वो पीड़ित हुआ, और मृत्यु के बाद भी ये समाज नहीं छोड़ता। अपने नियम कानूनों में, अपनी परंपराओं में इस तरह से जकड़ रखा है कि आदमी जीते जी नहीं मुक्त हो पाता, और मरने के बाद भी नहीं। क्या पूस की रात में नील गाय हल्कू का खेत चर गई? ये भी कहानी इसी तरह की है। पूस की रात कहानी, सर्दी की जो ठिठुरती रातें हैं, हल्कू के पास तन ढकने के लिए, सर्दी से बचने के लिए कंबल नहीं है। उसकी पत्नी इस बार सोचती है कि इस साल की सर्दी में वो कंबल अवश्य खरीदेगी, लेकिन साहूकार के तगादे ने जो कुछ भी उसकी बचत थी वो ले ली। हल्कू को बेबस होकर के उन ठिठुरती रातों में अपने खेतों की रखवाली करनी पड़ती है, लेकिन एक रात वो ऐसा नहीं कर पाता है, और विवश होकर के उसे नींद आ जाती है, सो जाता है, और सारी खेत की फसल नीलगाय चर जाती है। उसकी जो पीड़ा है वो उसके इन शब्दों में प्रकट होती है कि चलो अच्छा हुआ, अब कम से कम इन सर्दी की रातों में जागना तो नहीं पड़ेगा, इससे बेहतर है कि वो मजदूरी कर लें। तो आप देख सकते हैं कि एक किसान मजदूर बनने के लिए विवश है। ये ब्रिटिश शासनकाल का जो समय है वो दौर है, और आप आज के दौर में भी तुलना कर सकते हैं। किसानों की स्थिति बहुत अधिक नहीं बदली है। बहुसंख्यक देश का किसान आज भी इसी पीड़ा को भोग रहा है। फिर भी पता नहीं क्यों उस और उतनी योजनाएं या उस तरह के काम नहीं हो पा रहे जितने की आवश्यकता है। क्या सुजान भगत का लड़का मर गया क्योंकि डॉक्टर क्लब छोड़कर नहीं आ सकते? जब समृद्धि आती है, पैसा आता है, तो लोगों के जो मानवीय गुण हैं वो टूटने लगते हैं, वो छीण होने लगते हैं। डॉक्टर साहब बहुत ही मेहनती हैं, लेकिन समय के बहुत ही पंचुअल हैं। उनके शाम का समय हो गया है, 5 बज चुके हैं, और क्लब जाने का समय हो गया है, खेलने का समय हो गया है। सुजान भगत अपने बीमार लड़के को लेकर उनके क्लिनिक पर आते हैं, और वो बहुत ही विनती करते हैं, अपनी पगड़ी भी उनके चरणों पर रख देते हैं कि मेरे बेटे को एक नज़र देख लीजिए, शायद जीवन दान मिल जाए। लेकिन डॉक्टर साहब का दिल नहीं पसीजता, और वो उसे बिना देखे ही चले जाते हैं। उसका बेटा मर जाता है, लेकिन समय का चक्र चलता है, और एक अवसर ऐसा आता है कि जब डॉक्टर साहब के इकलौते पुत्र की मृत्यु सांप के काटने से हो जाती है। बहुत सा इलाज कराने के बाद, वैद्य और जादू टोना मंत्रों को जानने वालों को बुलाने के बावजूद भी डॉक्टर के बेटे के प्राण नहीं बचते हैं। उधर अपनी झोपड़ी में बैठा सुजान भगत अंतर्द्वंद से जूझता है। उसके जीवन में ऐसा कभी नहीं आया था कि जब उसे ये पता चला हो कि किसी व्यक्ति को सांप ने काट लिया हो और वह उसका इलाज करने ना गया हो।
वह जानता था सांप का इलाज, वह मंत्र जानता था सांप के जहर को उतारने का। लेकिन आज वो इसलिए नहीं जा पा रहा है क्योंकि वह जानता है कि जिस डॉक्टर ने उसके बेटे को देखने से इनकार कर दिया था, उसके पास इतना सा भी वक्त नहीं था। आज वह भी अपनी बेटी की मृत्यु से दुखी है। लेकिन अंतर्द्वंद में जीतता कौन है? उसका वह व्यक्तित्व जिसने पूरे जीवन समाज की सेवा की है। वह रात के अंधेरे में अर्धरात्रि को लालटेन लेकर के डॉक्टर के घर पहुंच जाता है। वह विनती करता है कि मैं एक बार देखना चाहता हूं, और देखता है कि अभी भी उसमें जीवन है। अपने मंत्र शक्ति के बल पर, मंत्रों का प्रयोग करके, अपनी दवाई का प्रयोग करके भगत डॉक्टर के बेटे को जीवन दान दे देता है। जब चारों तरफ प्रसन्नता फैल जाती है, उसी बीच में डॉक्टर इस बूढ़े व्यक्ति को ढूंढता है। वह कोशिश करता है कि मैं उसे अधिक से अधिक उपहार दे सकूं, अधिक से अधिक पैसा दे सकूं। लेकिन वह सुजान भगत तो वहाँ से चला आया था अपने कर्तव्य को पूरा करके अपने घर, क्योंकि वह कुछ भी उसके अंदर लेने की इच्छा नहीं थी। उसमें मानवीय गुण भरे हुए थे। जब सुबह के धुंधलके में डॉक्टर को याद आता है कि ये चेहरा तो देखा हुआ है, तब उसे पूरी की पूरी तस्वीर सामने आ जाती है, और उसे जो उसने अपनी गलती की थी उसका पश्चाताप होता है, ग्लानि होती है, और उसे मानवीय मूल्यों का एहसास होता है कि भगत जिसके बेटे को उसने देखने से इनकार कर दिया था, उसकी मृत्यु हो जाती है, उसके पास समय नहीं था। आज वही भगत, वही सुजान भगत मेरे बेटे को जीवन दान देने के लिए आया। उसे अपनी गलतियों का एहसास होता है। अगली कहानी है कि क्या माधव औरत के कफन के चंदे की शराब पी गया? वह मुस्कान मालूम होती है। प्रेमचंद की श्रेष्ठ कहानियों में है कफन, जिसमें माधव अपने प्रसव पीड़ा से जूझ रही पत्नी को इसलिए देखने नहीं जाता है, इसलिए इलाज नहीं कराता है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं हैं। गांव वालों ने, किसी ने उसे पैसे नहीं दिए इलाज के लिए, क्योंकि वो अकर्मण्य थे, कामचोर थे और शराब पीते थे, इसलिए लोगों ने पैसे नहीं दिए। और आज वो स्थिति है कि उसकी पत्नी प्रसव पीड़ा से कराह रही है, मरणासन्न है, लेकिन पिता पुत्र इसलिए देखने भी नहीं जा पा रहे हैं कि उन्होंने एक खेत से आलू चोरी करके भूनने को अलाव में डाल रखे हैं, और एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं कि अगर पुत्र जाएगा तो पिता ना कहीं निकाल कर खा जाए, और अगर पिता देखने जाएगा तो कहीं पुत्र निकाल करके ना खा जाए। और इस तरह से करते करते उसकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है। सुबह होने पर गांव के लोग उसे चंदा इकट्ठा करते हैं और 2 रुपए देते हैं कफन खरीदने के लिए। उन्हें कभी कभी लगता है कि उन्होंने गलती की, अपनी गलती का एहसास होता है, अपनी कामचोरी अकर्मण्यता का एहसास होता है, शराब को वो बुराई का प्रतीक मानते हैं। ऐसा वो आवेश में प्रण करते हैं कि आज से वो नहीं पिएंगे। लेकिन होता क्या है, कफन के लिए जो चंदा प्राप्त हुआ था वो 2 रुपए लेकर जब बाजार जाते हैं, और बाजार में जब उन्हें शराब घर मधुशाला दिखाई देती है, दोनों उसी ओर अनायास मुड़ जाते हैं। दोनों जी भर करके छक कर शराब पीते हैं। और एक तरह से जो हृदयहीनता को व्यक्त करने वाली जो उनकी संवाद है कि जीते जी हमें बहुत कुछ दे गई वो औरत, मरने के बाद भी हमें जी भर के शराब पिला गई, ये इसके माध्यम से प्रेमचंद समाज की उस संवेदनहीनता की ओर इशारा कर रहे हैं कि क्या भारतीय समाज और परिवार इस दिशा की ओर बढ़ रहा है जहां परिवार का एक व्यक्ति, एक महिला पीड़ित है, मरणासन्न है, बाद में वो मर भी जाती है, लेकिन उन लोगों के हृदय में कोई परिवर्तन नहीं आता। तो ये जो 4 महत्वपूर्ण कहानी और उपन्यास हैं, इसके माध्यम से परसाई जी दिखाना चाहते हैं कि किस तरह से समाज का जो बदलाव हो रहा है, समाज में मानवीय मूल्य क्षीण हो रहे हैं, संवेदनहीनता बढ़ रही है, आपसी मेलजोल नहीं है, प्रशासनिक व्यवस्था किसान को विवश कर रही है मजदूर बनने के लिए। ये सारी की सारी स्थितियाँ, उनके अंदर जो आधी अधूरी मुस्कान है, शायद उसका ये कारण है। और यही समाज पर व्यंग है कि ऐसे समाज को ठीक किया जाना बहुत ज़रूरी है। परसाई जी आगे कहानी को बढ़ाते हैं कि मैं तुम्हारा जूता फिर देखता हूँ कि फट कैसे गया, फटने का क्या कारण है? क्या तुम बहुत चक्कर काटते हुए गए? अर्थात बनिए के तगादे से जिससे तुमने कर्ज लिया है वो बार बार
आवाज़ बार बार तुमसे कर्ज वसूलने के लिए आता है, बार बार तुम्हें वो ध्यान दिलाता है इस बात का, तो तुम उसका रास्ता छोड़ करके मील 2 मील का चक्कर लगाकर अपने घर लौटते रहे, इसलिए जूता फट गया। लेकिन चक्कर लगाने से तो जूता फटता नहीं है, यानी अधिक दूरी तय करने से तलवा घिसता है, नीचे से जूता घिसता है, ऊपर से नहीं फटता। चक्कर लगाने से जूता नहीं फटता, घिस जाता है। कुंभन दास का जूता भी फतेहपुर सीकरी आने जाने में घिस गया था। कुंभन दास कौन है, किस तरह से उदाहरण दिया गया है परसाई ने? भक्ति काल के संत कवियों में, अष्टछाप कवियों में कुंभन दास थे। अकबर ने जब सर्वधर्म सम्मेलन बुलाया, बहुत से सन्यासियों को और अनेक अनेक धर्म मानने वालों को बुलाया था फतेहपुर सीकरी, कुंभन दास को भी आमंत्रित किया था, लेकिन वो जाना नहीं चाहते थे। उनका राजाश्रय से राजाओं से कुछ भी हासिल नहीं करना था। उन्हें किसी मान सम्मान और पैसे की कोई लालसा नहीं थी। उनके लिए तो ईश्वर के नाम का स्मरण ही पर्याप्त था, यही उनकी संपूर्ण निधि थी। लेकिन राजा का आदेश था, उन्हें जाना पड़ा। और जब वो लौट कर आए तो उन्होंने अपने भाव व्यक्त किए कि आवत जात पन्हैया घिस गई, पन्हैया चमड़े का जूता, कि वो घिस गया, आने जाने से उनका जूता घिस गया, ये उन्हें नुकसान हुआ। और विसर गयो हरि नाम, और ईश्वर के जो नाम स्मरण करते हैं वह भी कुछ देर के लिए, कुछ समय के लिए भूल गया। तो यहाँ परसाई जी ये उदाहरण के तौर पर अपनी बात को सिद्ध करने के लिए कहते हैं कि कुंभन दास का भी फतेहपुर सीकरी आने जाने में जूता घिसा था, फटा नहीं था। ऐसे बुलाकर देने वालों के लिए उन्होंने कहा था, कुंभन दास ने, बुलाकर मतलब दे करके पैसा देने वालों को, कि जिनके देखे दुख उपजत है, जिन लोगों के देखने से भी दुख उत्पन्न होता है, देखना नहीं चाहते हैं, ऐसे लोगों को सलाम करना पड़ता है। अर्थात जो संत प्रवृत्ति के लोग हैं वो राजाओं के आगे दंडवत नहीं होना चाहते, झुकना नहीं चाहते, वो तो सिर्फ अपने भगवान के दरवाजे पर, भगवान के सामने ही दंडवत होना चाहते थे। तो ऐसी उस मनोवृत्ति का यहाँ उल्लेख किया है। फिर लेखक कहते हैं, चलने से जूता घिसता है, फटता नहीं। तुम्हारा जूता कैसे फट गया, सवाल अभी भी वहीं का वहीं लगता है। मुझे लगता है तुम किसी सख्त यानी कठोर चीज़ को ठोकर मारते रहे हो, कोई चीज़ जो परत दर परत सदियों से जम गई है, ये प्रतीक अर्थ में है, ध्यान दीजिएगा, उसे शायद तुमने ठोकर मार मार कर अपना जूता फाड़ लिया। यानी जो सदियों से परंपराएं, रूढ़ियाँ जो समाज की गति को अवरुद्ध किए हैं, हम बहुत सी परंपराओं को सिर्फ इसलिए मानते रहते हैं कि हमारे पूर्वजों ने उसे अपनाया। संभव है किसी चीज़ की शुरुआत जिस समय की गई हो, उस समय के समाज के लिए वो सही रहा हो, या ना भी सही रहा हो, लेकिन एक वर्ग ने उसे थोप दिया समाज पर और सदियों में आने वाले समय में उसे अपना लिया गया। तो ऐसी चीज़ों में बदलाव की आवश्यकता है, ऐसी चीज़ों को ठोकर मारकर तोड़ देने की आवश्यकता है। लेकिन तुम तो परंपरावादी, समाज तो परंपरावादी है, उसको अनुसरण करते रहता है। लेकिन प्रेमचंद परंपरावादी नहीं है, वो तर्क करते हैं, जो उचित है उसको स्वीकार करना है, जो उचित नहीं है उसको ठोकर मार करके तोड़ देना है। तो शायद तुमने ऐसे ही परत दर परत सदियों से जमी हुई किसी चीज़ को ठोकर मारकर तोड़ने की कोशिश होगी। कोई टीला, तो टीले का मतलब एक मिट्टी का बड़ा सा आकार या पहाड़ जैसा आकार, तो उसको तुम तोड़ते रहे, तुम्हारे रास्ते पर आ गया और तुमने सोचा कि इस पर जूता आजमाया जाए, इसको ठोकर मारकर तोड़ दिया जाए। अरे तुम उसे बचाकर बगल से भी निकल सकते थे। यानी कहने का मतलब, अगर आगे बढ़ना है किसी को तो हर चीज़ से टकराना उचित नहीं है, हर परंपरा या रूढ़ी को तोड़ने का ही प्रयास करते रहेंगे। ये समाज के बड़े वर्ग की मनोवृत्ति होती है कि हम किस किस चीज़ से लड़ें, हम समाज के कोई ठेकेदार थोड़ी है, हम क्या कर सकते हैं अकेले। लेकिन कोई तो अकेले चलेगा, कोई तो आगे बढ़ेगा। अगर कोई नहीं बढ़ेगा तो ये रूढ़ियाँ और ये परंपराएं समाज को अवरुद्ध किए रहेंगी, समाज की प्रगति को रोकती रहेंगी और ये शोषण का कारण बन जाती हैं। तो प्रेमचंद जैसा व्यक्ति ठोकर मारता है, बचाकर नहीं निकलता है। लेखक परसाई जी जरूर कह रहे हैं कि टीलों से समझौता भी तो हो सकता है, कि ठीक है मैं इसे स्वीकार नहीं करता, लेकिन मैं समाज के सभी वर्ग का ठेकेदार नहीं बन सकता, बचाकर निकल गए। अरे उन्होंने उदाहरण दिया कि सभी नदियां पहाड़ थोड़े ही फोड़ती हैं, कुछ रास्ता बदलकर भी घूमकर निकल जाती हैं। यानी हर नदी आगे बढ़ने के लिए पहाड़ को तोड़कर ही नहीं बढ़ती,
कुछ उसको किनारा करके उसके बगल से भी घूम कर चली जाती है। यानी ऐसे तुम भी कर सकते थे, हर रूढ़ी और परंपरा से टकराने की क्या ज़रूरत थी। लेकिन तुम समझौतावादी नहीं हो, तुम समझौता कर नहीं सके। क्या तुम्हारी भी वही कमजोरी है? प्रेमचंद के गोदान उपन्यास के जो नायक है होरी, उससे वो जोड़ते हैं प्रेमचंद के व्यक्तित्व को। क्या थी कमजोरी होरी की? वही नेम धर्म वाली, नियम और धर्म की, समाज की परंपराओं का निर्वाह करने की, यह जानते हुए भी कि ये परंपराएं उसके जीवन को बाधा पहुंचा रही हैं, उसके जीवन को कष्ट में बना रही हैं। लेकिन नहीं, समाज में रहना है तो समाज के नियमों का पालन करना होगा। यह कमजोरी थी होरी की। नियम धर्म उसकी जंजीर थी, वह उसका पालन करके बढ़ना चाहता था और वही उसके लिए बंधन बन गया और उसे विवश होना, मजदूर बनने के लिए विवश होना पड़ा। मगर तुम जिस तरह से मुस्कुरा रहे हो उससे तो ये लगता है कि नियम धर्म तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारा बंधन नहीं, तुम्हारी मुक्ति है। मुक्ति इस बात में है कि तुमने समाज को बता दिया, समाज को चैलेंज कर दिया कि मैंने इस नियम, इस परंपरा को, इस रूढ़ी को ठोकर मारकर तोड़ दिया है, तुम भी आगे बढ़ो। लेकिन इस तरह से क्या हासिल हुआ कि तुम्हारे पैर का जूता फट गया। तुम्हारी ये पाँव की उंगली मुझे संकेत करती सी लगती है कि जिसे तुम घृणित समझते हो, जिसे सम्मान नहीं देना चाहते हो, जिस बात को तुम घृणा की दृष्टि से देखते हो, जिन रूढ़ी और परंपराओं को तुम अच्छा नहीं मानते हो, उनसे घृणा करते हो, उनकी तरफ हाथ की उंगली से भी इशारा करना उचित नहीं समझते। किससे इशारा कर रहे हो? पैर की उंगली से। पैर की उंगली से इशारा करते हो कि देखो ये नियम और परंपरा उचित नहीं है, ये चीज़ें घृणा के योग्य हैं और मैंने इसको नष्ट कर दिया, मैं इसे अच्छा नहीं मान रहा हूँ। तो उसको तुम पैर की उंगली से इशारा करते हो, इतना अपमानित करना चाहते हो। तुम क्या उसकी तरफ इशारा कर रहे हो जिसे ठोकर मारते मारते तुमने जूता फाड़ लिया। यानी हरशंकर परसाई प्रेमचंद के माध्यम से ये बता रहे हैं कि प्रेमचंद जी ने अपना जूता इसलिए शायद फाड़ लिया होगा कि वो इन चीज़ों से टकराते रहे, संघर्ष करते रहे और वह संघर्ष उनकी रचनाओं में, उनके पात्रों के द्वारा उभर कर आया। मैं समझता हूँ, तुम्हारी उंगली का इशारा भी समझता हूँ और यह व्यंग भरी मुस्कान भी समझता हूँ। तुम मुझ पर या हम सभी पर हंस रहे हो। उस सभी का मतलब समाज के उस बहुसंख्यक वर्ग पर जो परंपराओं और रूढ़ियों को स्वीकार करके चलता है, जो हर चीज़ से टकराता नहीं है, बचकर निकलने की कोशिश करता है, जो उन्हें अपनाकर चलता है, जो दिखावे की ज़िंदगी और बनावटी ज़िंदगी जीता है, जो अंदर से पीड़ित है, दुखी है, लेकिन बाहर से मुखौटा लगाए हुए है प्रसन्नता का, शांति का, सम्मान का। ऐसे लोगों को और तुम उंगली इशारा कर रहे हो पैर की उंगली से। और व्यंग मुस्कान है, ये अधूरी व्यंग्यात्मक मुस्कान, ये इसी का कारण है। तुम मुझ पर और सभी पर हंस रहे हो, इसलिए उन पर जो टीलों को बरकाकर यानी छोड़ करके बाजू से, बगल से निकल रहे हैं। तुम कह रहे हो कि देखो मैंने तो ठोकर मारकर जूता फाड़ लिया, उंगली बाहर निकल आई पर पाँव तो बच रहा है और मैं चलता रहा, आगे बढ़ता रहा। मगर तुम उंगली को ढांकने की चिंता में तलवे का नाश कर रहे हो। तुम चलोगे कैसे? तुम समाज में अपनी दूरी कैसे तय करोगे? समाज में आने वाले समय में तुम कैसे यादगार बनोगे? कैसे तुम्हारा समाज में नाम होगा? मैं समझता हूँ, मैं तुम्हारे फटे जूते की बात समझता हूँ, उंगली का इशारा समझता हूँ और वह तुम्हारी व्यंग भरी मुस्कान भी समझता हूँ। तो ये पाठ लगभग मैंने इसकी व्याख्या की, 33 मिनट लगभग समय हो गया। मुझे उम्मीद है कि चूँकि समय का अगर कम करने की कोशिश की जाती है तो बहुत से बिंदु छूट जाते हैं, बहुत से बातें छूट जाती हैं, लेकिन छात्रों के लिए यह उपयोगी है कि यदि आप इसे पूरा सुनते हैं तो मुझे उम्मीद और विश्वास है कि आप आसानी से इस पाठ को समझ सकते हैं और अपने प्रश्न अभ्यास के प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। यदि यहाँ तक आप पहुँचते हैं और वीडियो सुनते हैं तो इस वीडियो को आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और अपने साथी मित्रों को तक पहुँचाने की कोशिश